हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। आपको याद है क्लास 11 में हम लोगों ने सेट्स पढ़ा है और कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़े थे सेट्स पे। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस थे। एक ऑपरेशन और होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये भी कुछ स्टूडेंट्स ने ज़रूर पढ़ा होगा। आपने आई डोंट नो किसी के दिमाग में आइडिया आया या नहीं। आई होप शायद कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आया हो कि क्यों नहीं सेट्स का एडिशन डिफाइन किया गया, सेट्स का डिफरेंस डिफाइंड है, व्हाई एडिशन ऑफ टू सेट्स इज नॉट डिफाइंड। देखिए मैथ्स में लाइक अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 और कोई दूसरा सेट है 3 4 5, तो हम एक एडिशन डिफाइन कर सकते थे कि सर फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ सम, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ सम, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ सम, ऐसे डिफाइन किया जा सकता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि सर सेट के एलिमेंट की तो ऑर्डरिंग अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए किसी ने 1 का 3 में ऐड किया, कोई 1 का 4 में ऐड कर, ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता था सर कि 1 का एडिशन सारे एलिमेंट्स में होगा, 2 का एडिशन सारे एलिमेंट्स में होगा, 3 का एडिशन सारे एलिमेंट्स में होगा। इस तरीके से भी हम एक सेट ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ टू ऐसे 1 + 3 इट विल बी 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 3 + 3 6 7 8। अब 4 5 6 7 8, ये सेट कौन सा आ जाएगा? 4 5 6 7 8, है ना? क्यों नहीं एडिशन, मतलब बहुत तरीके थे, हम किसी भी तरीके से दो सेट्स का एडिशन डिफाइन कर सकते थे। सो व्हाई कैन वी डू दैट, है ना? क्यों क्यों नहीं ऐसा किया गया? तो देखिए सॉरी, मैथ्स में ना क्यों सेट्स का एडिशन डिफाइन किया? आप देखिए एडिशन का यूनियन ऑफ सेट्स का एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन था। जॉन वेन ने बताया था यूनियन ऑफ सेट्स ज्योमेट्रिकली एक मीनिंग रखता है। हम अपने मन से कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे कर दो ये एडिशन है, और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो ये मल्टीप्लिकेशन है। जब तक उसका कोई फिजिकल ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं आए तब तक वो ऑपरेशन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ भी कर देना, उसका जो कुछ भी हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं उसका फिजिक्स में, हमारी डेली फिजिकल लाइफ में कुछ ना कुछ सेंस होता है, मतलब होता है, वो कुछ वैल्यू रखता है, तभी वो चीज डिफाइंड है। सॉरी, तो मैं बात कर रहा था कि मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन है, जो कुछ भी जो भी फिनोमेना है मैथमेटिक्स में, वो अगर डिफाइंड है तो वो फिजिकल वर्ल्ड में या ज्योमेट्रिकल वर्ल्ड में कोई मीनिंग रखता है, कोई सेंस रखता है, इसीलिए वो डिफाइंड है। एडिशन ऑफ सेट्स का कोई फिजिकल या ज्योमेट्रिकल सेंस सेट थ्योरी में नहीं आता है, इसीलिए सेट थ्योरी में हम एडिशन ऑफ सेट्स जैसी कोई चीज़ डिफाइन नहीं की है। अगर इन फ्यूचर कोई मैथमेटिशियन को इसका ज्योमेट्रिकल या फिजिकल सेंस निकाल पाता है, सिग्निफिकेंस निकाल पाता है तो ठीक है, सेट्स के ऊपर एक और ऑपरेशन हमारे बुक्स में होगा, बट अब तक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, या मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स कहना ठीक नहीं यहाँ पे, आई डोंट थिंक कि किसी स्टूडेंट ने मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट किया हो, ठीक है। मैं जब अपने स्टडी पीरियड में था तो मैंने ये सोचा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे क्यों नहीं करते, 2 4 6 7, just consider that we have two matrices, this one and this one, और अगर हमको इनका मल्टीप्लाई करना है, सब मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4 का 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये 5 का 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्या ऐसा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? क्या ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना सही होगा? तो जवाब है नहीं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से नहीं होता है, और उसकी वजह यही है कि इस चीज का, है ना, कोई इस प्रोडक्ट का कोई फिजिकल या ज्योमेट्रिकल सेंस नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता
तो शायद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतने सिंपल वे में और ऐसे ही पढ़ रहे होते, बट ऐसा नहीं है कुछ यार। याद रहे कि हम मैथ्स में जब भी कोई चीज़ डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसका ज़रूर कोई मतलब निकलना चाहिए, बेवजह अपने मन से कुछ भी रैंडमली डिफाइन नहीं की जाती। तो दिस इज नॉट द वे दैट वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, ओके। इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है और क्यों वैसे ही करना है ये। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इससे 12th लेवल पर इससे इजी वे कोई हो सकता है इस बात को समझाने के लिए। सो वी हैव एन एग्जांपल, जस्ट आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन दैट मीरा वांट्स टू बाय 2 पेन्स एंड 5 बुक्स, नदीम नीड्स 8 पेन्स एंड 10 बुक्स, द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज ₹5 एंड दैट ऑफ ईच बुक इज ₹50। तुम्हारे पास एक स्टोरी है मीरा और नदीम की। मीरा को 2 पेन और 5 बुक्स खरीदनी है एंड नदीम नीड्स 8 पेन्स एंड 10 बुक्स, और पेन की कॉस्ट ₹5 है और बुक की कॉस्ट ₹50। तो हमने ये एक सेटअप तैयार किया है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हमारी? मीरा की रिक्वायरमेंट है 2 पेन एंड 5 बुक्स की, नदीम की रिक्वायरमेंट है 8 पेन्स एंड 10 बुक्स की। मैंने एक दूसरा कॉलम बनाया कॉस्ट पर पीसेस का। तो कॉस्ट पर पीसेस, पेन की कॉस्ट कितनी है? ₹5 और बुक की कॉस्ट कितनी है? ₹50। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा इस बात को। अब पेन देखो, समझिए बात भाई इस बात को। ये वाला जो कॉलम है हमारा ना, ये पेन का है। ये 2 पेन्स मीरा को चाहिए थे और 8 पेन्स नदीम को चाहिए थे। और ये वाला जो कॉलम है ये किसका है? ये बुक्स का है। 5 बुक्स चाहिए थी मीरा को और 10 बुक्स नदीम को चाहिए थी। ये रो किसकी है? मीरा की। और ये रो किसकी? नदीम की। ये कॉलम किसका है? बुक्स पेन्स का। और ये कॉलम किसका है? बुक्स का, है ना? आप बहुत अच्छे समझिएगा। 5 कॉस्ट किसका है? पेन का है। तो मुझे ये जो पेन है इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है इस कॉस्ट प्राइस में, और ये जो बुक्स हैं इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है इस कॉस्ट प्राइस में। तो एक सेटअप तैयार करने के लिए मैथमेटिशियन ने इस चीज को ऐसे लिखा, ध्यान दीजिएगा, 5 एंड 50। क्यों, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है और ये कॉस्ट पर पीस है। और अगर हम देखें तो मीरा को कितने पैसे चाहिए होंगे, अब इसको भूल जाइए एक सेकंड के लिए। मीरा को कितने पैसे चाहिए होंगे? मीरा को चाहिए होंगे 2 पेन्स खरीदनी थी, मतलब 2 × 5 प्लस 5 बुक्स खरीदनी थी, मतलब 5 × 50। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और नदीम को क्या चाहिए था? कितनी कॉस्ट लगी? 8 पेन्स खरीदनी थी उसको, तो 8 × 5 और बुक्स कितनी खरीदनी थी? 10, तो 10 × 50। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है यार, है ना? अब जरा इस सेटअप, ये हमने लिख के छोड़ दिया था यहाँ। ये हमने मनी रिक्वायर्ड अपने कॉमन सेंस, जो हमने कॉमन मैथमेटिक्स हाई स्कूल में अलजेब्रा पढ़ी है, सॉरी हाई स्कूल अलजेब्रा जो पढ़ी उसके बेसिस पर, मीरा को 5 पेन्स एंड 2 पेन्स चाहिए थी इंटू 5 बुक्स चाहिए थी इंटू 50। ये टोटल मनी हो गई मीरा के लिए, मनी रिक्वायर्ड। और नदीम को 8 पेन्स चाहिए थे इंटू 5 और 10 बुक्स चाहिए थे इंटू 50। ये टोटल मनी रिक्वायर्ड फॉर नदीम। अब जरा हम इस सेटअप को रिलेट करके देखें। अगर हम इस सेटअप को रिलेट करके देखें तो इस इंफॉर्मेशन को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए ताकि एक मैट्रिक्स बने। मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। ये जो रेक्टेंगुलर अरे है ना, रोज और कॉलम का, जिसमें एंट्रीज हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन रखी हुई है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब जरा हम लोग रिलेट करें अगर इन इंफॉर्मेशन को, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 5 में, प्लस 5 का मल्टीप्लाई किया 50 में। देखिए, मतलब ये जो रो है हमारी, है ना, ध्यान दीजिए, ये जो रो है 2 और 5 की, ये 2 और 5 वाली जो रो है ये ऐसे वर्टिकल होकर के इसके सामने आ गई है ना। ये थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एनिमेशन नहीं बंद कर सकता यहाँ पर, ये थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ये 2 5 वाली जो रो है ये ऐसे वर्टिकल होकर के इसके सामने आ गई, मतलब 2 5 के सामने आ जाएगा,
2 5 के सामने आ जाएगा और ये जो 5 है नीचे ये 50 के सामने आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 5 में और 5 का 50 में। ये 2 5 वाली रो ऐसे आ जाएगी, 2 5 और 2 का 5 में और 5 का 50 मल्टीप्लाई करके पहले लिख लिया, मीरा की रिक्वायरमेंट में लिख लिया। ओके, आई होप अब ये समझ में आ रहा होगा। इन द सेम वे अगर आप देखें तो हम लोगों ने इस 8 का मल्टीप्लाई किया है 5 में और फिर इस 10 का मल्टीप्लाई किया 50 में, तो फिर वही चीज हुई है, ये 8 और 10 ऐसे वर्टिकल होकर के यहाँ सामने आ गए और ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ। ओके, तो समझने वाली बात ये है कि इस मल्टीप्लिकेशन का एक सेंस है, हाँ है ना। ये मुझे क्या दे रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये हमको मल्टीप्लिकेशन दे रहा है मनी रिक्वायर्ड बाय मीरा एंड मनी रिक्वायर्ड फॉर नदी। ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, ये रैंडम प्रोडक्ट नहीं, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ऐसा मल्टीप्लाई, उससे क्या मिलता, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट अभी हमने किया है, परफॉर्म किया है, ये एक सेंस दे रहा है हमें किसका, टोटल मनी रिक्वायर्ड। टोटल ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो किसकी थी, ये फर्स्ट रो थी मीरा के लिए, मनी रिक्वायर्ड बाय मीरा और मनी रिक्वायर्ड बाय नदी। एक्चुअली चूंकि ये प्रोडक्ट एक फिजिकल सेंस रखता है, इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से डिफाइन किया गया। यही वजह थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया। क्या क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, देखिए हम लोग रो का, ये जो रो है ना 2 5 वाली, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर रहे हैं। इस रो को ऐसे वर्टिकल किया और एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, इस रो को ऐसे वर्टिकल किया और एक कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। सो रो, ये जो, इसको हम प्री मल्टीप्लायर कहते हैं, इसको हम पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। ओके, प्री मल्टीप्लायर एंड दिस वन इज पोस्ट मल्टीप्लायर। ओके, सो प्री मल्टीप्लायर की नंबर ऑफ, प्री मल्टीप्लायर की जो रोज हैं दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ कॉलम्स ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। इसकी जो रोज हैं, ये रोज हैं, ये इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये जो रोज है इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो जो प्री मल्टीप्लायर की रोज हैं उनका हम पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम से प्रोडक्ट करते हैं और ऐसे लिखते हैं। अभी समझ में आ जाएगा बहुत डिटेल में। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि हम ये जो रोज है इसको ऐसे वर्टिकल कर रहे हैं और ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इस रोज में कितनी एंट्रीज है, 1 2 एंट्रीज हैं। इस रो में कितनी एंट्री है, 2। अब इस रो को जब आप ऐसे वर्टिकल कर रहे हैं और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितनी एंट्री इस रो में होनी चाहिए उतनी ही एंट्री इसमें भी होनी चाहिए। समझिए बात को। लॉकडाउन में ना बाल बहुत बढ़ गए, फिर से समझिए। इस रो में, इस रो को हम वर्टिकल करके इस मैट्रिक्स के कॉलम के आगे खड़े कर रहे हैं, है ना। तो इस रो में जितनी एंट्रीज हैं और इस कॉलम में जितनी एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ, अगर, ठीक है, 6 में लिख दूँ और 7 लिख दूँ, एक एंट्री और बढ़ा दूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई तो 5 में करेंगे, ठीक है सर। 5 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे, ठीक है सर। इस 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, नहीं कर सकते। वो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आनी है। ऐसे मैट्रिक्स, ऐसी कोई फिजिकल सिचुएशन ही नहीं आनी है। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज, प्री मल्टीप्लायर के रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब प्री मल्टीप्लायर में रोज में एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो रोज में एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। प्री मल्टीप्लायर की रोज में कितने एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, तो ये कॉलम है ना। अच्छा, पोस्ट मल्टीप्लायर की रोज में कितने एलिमेंट हैं, ये पोस्ट मल्टीप्लायर, इसके रोज में कितने एलिमेंट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये नंबर ऑफ रोज हुई। आप समझिए, इसकी रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और इसके कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज हैं। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए।
matrix multiplication is defined only when number of columns in pre-multiplier is equal to number of rows in post-multiplier, है ना। मैं ये सब फटाफट से डायरेक्टली समझा सकता था, बट आपको ये फील आना चाहिए, ये गुनपस होनी चाहिए कि क्यों हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मिल क्या रहा है ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने पर, है ना। एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, बहुत थोड़ा सा पेशेंस वाला काम जरूर एनसीईआरटी पढ़ना, बट वो आपको इतना डिटेल में समझा सकता है, ठीक है। आई मीन तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा हो कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे एक बार इरेज कर रहा हूँ। ये सब नोटबुक पे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो बस इंट्रोडक्शन है कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज ये, multiplication of two matrices A and B, that is AB। देखिए जब आप A इंटू बी कर रहे हैं तो प्री मल्टीप्लायर A है और पोस्ट मल्टीप्लायर B है, और जब आप B इंटू A कर रहे हैं तो प्री मल्टीप्लायर B है और पोस्ट मल्टीप्लायर A है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ AB की। प्रोडक्ट AB विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन, ठीक है, क्या number of columns in A is equal to number of rows in B। या ऐसे भी कह सकते हैं कि number of columns in pre multiplier must be equal to number of rows in post multiplier, ऐसे कह सकते हैं। ये कंडीशन है। इसी तरीके से हम बीए के लिए भी बता सकते हैं कि बीए की क्या कंडीशन होगी, बीए कब डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तब हम कहेंगे दैट हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए एक ऑर्डर m इंटू एन है और b हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना। b हमारे पास एक मैट्रिक्स, देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी n ही होनी चाहिए। अब कॉलम्स कितने भी हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं k लिख रहा हूँ, है ना। समझने वाली बात है, A में नंबर ऑफ कॉलम्स और B में नंबर ऑफ रोज, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। या ऐसे समझे इसका ऑर्डर जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से इसका ऑर्डर शुरू होना चाहिए, तभी A B डिफाइंड है, A इंटू B तभी डिफाइंड है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B इज ऑल्सो मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, इज ऑल्सो मैट्रिक्स विथ ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये m इंटू के होगा, m इंटू के होगा, ठीक है। ये अभी आपको समझ में आ जाता है कि कैसे ये चीज़ हो रही है। फिलहाल के लिए आप ये चीज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नोट करेंगे। मैं प्रोसेस नहीं लिखवा रहा हूँ,
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, वो लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, वो भी हम लोग एक एग्जांपल लेकर के प्रैक्टिस करेंगे. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, आई होप इट इज डन. तो अभी हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है क्या और क्यों एक स्पेसिफिक वे में ही डिफाइन किया गया है. और ये जो नदीम और ये जो कहानी है ना, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है, ये सिर्फ 12th लेवल पर स्टूडेंट को एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हम इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर रहे हैं. ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. आप जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो आप समझेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली क्या बताता है. ठीक है, खैर फिलहाल के लिए 12th लेवल पर हम इस एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि हाँ क्यों हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं. ओके, चलिए हम एक एग्जाम्पल फटाफट से लिखते हैं, जैसे 3 इंटू 2 5 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 3. ओके, देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3. तो जो दूसरा मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लायर है हमारा, उसमें 3 रोज होनी चाहिए. इसमें 3 कॉलम्स हैं तो इसमें 3 रोज होनी चाहिए. 1 माइनस 1 1 2 3 1 माइनस 1 लिख रहा हूँ. मैंने 3/3 का ले लिया. रोज 3 होनी चाहिए. ठीक है, ये रोज 3 होनी चाहिए. अब कॉलम्स आप 3 रखें, कॉलम्स आप 2 रखें, कॉलम्स आप 1 ही रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3. नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. रोज 3 होनी चाहिए. अब आपकी मर्जी, आप 3 कॉलम बनाएं, 2 कॉलम बनाएं, 1 ही कॉलम बनाएं. आई होप आपको समझ में आ रहा है. इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 इंटू कॉलम्स कितने हैं 3. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रोज कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 3. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, तो देखिए ये जहां खत्म हो रहा है इसका ऑर्डर, वहीं से इसका ऑर्डर शुरू हो रहा है. चलिए मल्टीप्लाई करते कैसे करना है मल्टीप्लाई. ओके, है ना. ये जो रो हमारी 3 5 माइनस 1, इस रो का इस कॉलम में पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और फिर इसी रो का तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा. देखिए ध्यान से, पहले हम लोग कर रहे हैं ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई. 3 इंटू 1 प्लस ऐड करते चले जाएंगे 5 इंटू 2. टोटल मनी निकाल रहे थे ना, मनी रिक्वायर्ड है ना. 3 बुक्स हैं, 3 पेन्स हैं, 1 रुपीज पर पेन के हिसाब से. 5 बुक्स हैं या 5 कोई दूसरी टाइप की पेन्स हैं, 2 रुपीज पर पेन के हिसाब से. इस तरीके से हम टोटल मनी निकाल लेंगे. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया है. और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -5, है ना. इस रो का इस कॉलम एलिमेंट में करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके हमने एक जगह लिख लिया. ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये ऐड होकर के जो भी आएगा. ओके, नेक्स्ट इस रो का सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे इधर और यहाँ लिखेंगे. तो 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 6. आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो. ठीक है, हाँ दिख रहा है. फिर इस रो का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 1 5 इंटू -1 -1 इंटू 1. तो मैं डायरेक्ट -1 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आ जाएगा. ये भी पहले रो का मल्टीप्लिकेशन हुआ है. इन द सेम वे अब हम सेकंड रो का भी इसी तरीके, सेकंड रो का इन तीनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 1 6 इंटू 2 3 इंटू 5 -5. ओके, फिर इस रो का सेकंड कॉलम में 2 इंटू -1 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 3 इंटू 6. एंड इन द सेम वे सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1. तो मैं यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ. ओके, तो 3 1 जा 3 5 2 जा 10 10 एंड 3 13 और ये -1 प्लस हो जाएगा, ये ऐड होकर क्या आ जाएगा हमारा 18. ठीक, ओके. यहाँ पे ये 2 इंटू 1 2 12 माइनस 15 12 एंड 2 14 14 माइनस 15.
दिस विल बी -1. आई होप ये समझ में आ रहा है. इट्स क्वाइट सिंपल. 3 into -1 -3 -6 -9 हो जाएगा. 15 में से -9 चला गया, यहाँ जाएगा 6. 18 36 36 में से 2 माइनस कर लीजिए. दिस विल बी 34. 3 into 1 3 -5 -1. This will be -3. Oh. 2 -6 plus 3 3 to 5 -6 -1 आ जाएगा. ओके, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स हुआ मिला हमें. हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 and 2. तो 2 रोज हैं. एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3 कॉलम्स हैं. तो देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया, और इसके पास जितनी रोज थी उतनी रोज प्रोडक्ट में आई, और इसके पास जितने कॉलम्स थे उतने ही कॉलम्स प्रोडक्ट में आए. 2 into 3. आई होप आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आया हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये एग्जाम्पल करने के बाद आप प्रोडक्ट है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिपेंडिंग कि किस स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है समझने में, ठीक है. बट मेक श्योर कि आप जल्दी, और इसमें कंसंट्रेशन फोकस बहुत ज़रूरी है. आपका थोड़ा सा ध्यान हटाना तो गलत एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी. प्रैक्टिस कीजिए बस, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये सब बहुत ज़रूरी है. हम लोग मैट्रिक्स कहाँ से शुरू किए थे याद कीजिए. हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. अगर 3 वेरिएबल्स में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल में हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो ये सब कुछ सारी प्रॉपर्टी सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ने के बाद हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम पे जब आएंगे, मैट्रिक्स के एप्लीकेशन पर आएंगे, तब ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होंगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब पे खूब प्रैक्टिस किए रहें. ये नहीं कि हम क्वेश्चन लगा रहे हैं क्या, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे कर रहे हैं. ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो. हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. खूब पढ़ाई कीजिए और खूब खुश रहिए. बाय बाय.